जैसी फॉर्मेशन फटी और स्पेस फटा, सब लोगों ने देखा उस चीज़ को। बंदे कहने लग गए, "क्या एक और एशियन टेसरेट बीस्ट?" दूसरा कहता है, "कोई बैटलफ़ील्ड छोड़ के भाग गया क्या? किसी का बीस्ट था क्या?" तीसरा बंदा कहता है, "लगता है वो सुपर ग्रुप फॉर्मेशन की डायरेक्शन से आया था।" तो चौथा बंदा कहता है, "आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर?" अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल, फेंगयुआन और यिंगवुशी और बाकी सब लोगों को लेकर बैटलफ़ील्ड से तेज़ स्पीड से निकल गया था। ये देखकर साउथर्न मोटर के सारे राइटर्स बाद गोई मोटर शॉक में रह गए। असल में जब यिंगवुशी और उसके लोग सुपर ग्रुप फॉर्मेशन में एक तरीके से ट्रांसपोर्ट हुए थे, तभी कई लोगों को कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी। जो लोग उस ईगल के ऊपर थे, वो सब भी तो वही डेमोनिक पाथ के लोग थे। यही सबके मन में शक था। तभी एक बंदा कहता है, "ये वू यी है कर रहा है क्या? वू यी कर रहा है? वही वू यी है उनकी साइड है, वू क्लैन का बंदा।" दूसरा बंदा कहता है, "जल्दी करो, हमें अंदर जाने दो, वरना वो कुछ कर देगा।" साउथर्न मोटर के गोई मोटर प्रोटेस्ट करने लग गए थे फेंगयुआन के खिलाफ, लेकिन सुपर ग्रुप फॉर्मेशन में फेंगयुआन का एक निशान भी नहीं मिला था और वो अपनी अपीयरेंस बदलकर सबके सामने गायब हो चुका था। ओल्ड ट्री मैन सीरियसली कहता है, "चीगुई, कुछ तो गड़बड़ लग रही है यहाँ पे।" ओल्ड ट्री मैन बार्डे, वही बंदा था जो बाहर था। टल ये ना फॉर्मेशन के अंदर नहीं है, याद रखना है। जितने भी राइटियस पाथ के लोग हैं, चाहे बा क्लैन के हो, शिया क्लैन के हो, चाहे ची क्लैन के हो या चाहे चाई क्लैन के हो, ये सारे के सारे लोग ना फॉर्मेशन के बाहर हैं, अंदर नहीं हो। अंदर फेंगयुआन था और वो चेस बोर्ड वाली लौंडिया अपनी फेरी ज़ीवी, वो तो कंट्रोल लेने में पड़ी हुई थी और अब तक शायद वो पूरी कंट्रोल कर चुकी है फॉर्मेशन को। अब सार पूरी की पूरी फॉर्मेशन अब चीगुई की जो फॉर्मेशन है अब सीधा-सीधा पहले फेंगयुआन के कंट्रोल में थी, चीगुई फेंगयुआन के कंट्रोल में देके चला गया था और अब फेंगयुआन के कंट्रोल से छीन ली गई। किसने? फेरी ज़ीवी ने और फेंगयुआन ऐसे गायब। तो अब सीन दिखाते हैं आगे। तो वही ट्रीमैन कह रहा था चीगुई, लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। बैटलफील्ड में साउथर्न बॉर्डर के एक एक्सपर्ट ओल्ड ट्रीमैन और चीगुई के पास यहाँ पे ना इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी, ये कुछ ना कुछ तो दिक्कत आ गई है। अब ये मैटर छोटी बात नहीं थी, वू क्लैन और क्याओ क्लैन खासकर फेरी शीलू सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे मतलब कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे वुई से, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आया। ये क्लियरली एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वुई के कंट्रोल में पूरा सुपर ग्रुप फॉर्मेशन था, अगर उससे कुछ गलती हुई तो नतीजा भयानक हो सकता था। चीगुई ने सीरियस एक्सप्रेशन में सर हिलाया, उसे भी समझ आ गया था कि मैटर कितना सीरियस है। ये सुपर गु फॉर्मेशन खुद ची क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ची क्यू ने बनाया था और ची गुई इसे कंट्रोल तो नहीं कर सकता था पर इंस्पेक्ट कर सकता था। वो प्रोसेस एनर्जी और टाइम दोनों ले रहा था और वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। जैसे ही उसने इंस्पेक्शन किया उसका फेस एकदम से भाई फीका सा पड़ गया। भाई को एकदम कुछ पता चला कि अंदर कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि जब उसने देखा तो अंदर तो क्या बोले, बार्डे उससे ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे ही चीकू का एक्सप्रेशन शॉक में बदला, उसका दिल हिल गया, उसे लगा कुछ तो गड़बड़ हुई है, लेकिन हुआ क्या? तो बार्डे पूछ भी लेता है। ओल्ड ट्रीमैन बार्डे कहता है, "क्या हुआ? क्या हुआ?" चीकू टेंशन में कहता है, "लॉर्ड वुई है, मिसिंग है, वो वहाँ पे है ही नहीं। पूरा सुपर ग्रुप फॉर्मेशन 2 अलग फोर्सेस के कंट्रोल में है और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक फोर्स में सेंट्रल कॉन्टिनेंट का ऑरा है और दूसरे फोर्स में नॉर्थर्न फ्रांस का। ऑरास देखकर लगता है दोनों रैंक 8 गो इमॉर्टल हैं।" बार्डे एकदम से स्टंट रह गया, इम्पैक्ट बहुत ही हैवी था, उसने गहरी सांस ली, उसके फोrehead पे पसीने आने लग गए। बार्डे सोच में कहता है, बहुत ही डेंजरस चीज़ है सिचुएशन ये तो। वो ये है मिस्टीरियसली मिसिंग हो गया, वो गायब हो गया, शायद वो मर गया हो, किसी ने उसे मार दिया क्या? चाहे कैसे भी हो, 2 रैंक 8 अंदर घुस भी गए, पर रैंक 7 कल्टीवेशन के साथ वो ये है के पास कोई चांस भी तो नहीं था, शायद उसको मार दिया गया है। बार्डे ने होता है ना, डिडक्शन शुरू कर दी, सोचना स्टार्ट कर दिया कि क्या पता फेंगियोन को मार दिया गया हो, क्योंकि वो तो रैंक 7 था और अंदर 2 रैंक 8 हैं, तो उसका तो चांस ही नहीं है बचने के। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि फेंगियोन खुद ही ट्रेटर था। यही रीज़न था कि फेंगियोन ने पहले से ही अपीयरेंस चेंज करके रखी थी ताकि कोई शक ना करे। और सबसे बड़ी बात, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो ही फेंगियोन है। एक्चुअली शैडो सेट का साथ मिला हुआ और अब तो लीडर भी बन गया। क्यों? क्योंकि थोड़े दिन पहले बा क्वान फेंग जो साउथर्न बॉर्डर राइटियस पाथ में एक मोल था, उसने ही सुपर ग्रुप फॉर्मेशन एक्टिवेट होने से रोका था। तब क्रूशियल मोमेंट पे फेंगिवा ने सब बचाया था और उसकी हेल्प से सेकंड लेयर एक्टिवेट हुई थी। ये इंसिडेंट सबके दिमाग में स्ट्रांगली बैठ गया था कि फेंगिवा ने अपनी जान खेल के सबकी जान बचाई। वो खुद आया, चीकुई को हटाकर खुद उसने फॉर्मेशन सेट करी और थर्ड लेयर को एक्टिवेट करा, सॉरी सेकंड लेयर को एक्टिवेट करा और सब लोगों की जान बचाई। याद है ना वो पिछला वाला सीन? तो वही लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि यार उसने सबकी जान बचाई थी, वो कैसे धोखा दे सकता है? तो उनके दिमाग में धोखे वाला शब्द नहीं आएगा। उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि फेंगियोन को मार दिया गया, क्योंकि 2 रैंक 8 के एक्सपर्ट की पावर अंदर महसूस हो रही है ना। एक तो हम जानते हैं, एक है फेरी ज़ीवी, दूसरा है पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की विल। अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो इन लोगों को लग रहा है कि 2 रैंक 8 अंदर घुस गए और फेंगियोन को मार दिया। अब कोई कैसे मान लेता कि वही बंदा सड़-सड़ का आदमी है, यानी वही लीडर है? अगर ऐसा होता तो वो अपने सेट की प्लान में खुद ही रुकावट क्यों डालता? चीगुई अंदर ही अंदर कहता है, लगता है वुई हे का बुरा हाल हुआ होगा।
अब सोचूँ तो मैं लकी था कि बा क्वान फेंग ने मुझे प्लॉट किया। अगर मैं होता फ़ॉर्मेशन कंट्रोल में तो अब तो मेरा वही अंजाम होता जो वू यीहे का हुआ है। मुझे तो वू यीहे का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने मेरी जगह ली और वो खुद मर गया। बाडे ने भी यही मान लिया कि वू यीहे अब तो गया। वैसे भी उसे पहले से ही वू यीहे पसंद नहीं था, चाहे उसका अंजाम कितना ही खराब हो। बाडे उसे जोक समझता था। लेकिन अब वो हँसता मतलब एक तरीके से हँस नहीं सकता ना इस टाइम पे, अगर हँसा तो दिक्कत हो जाएगी, लोग इसको फिर पेलेंगे। बार्डे सीरियसली कहता है सुपर ग्रुप फॉर्मेशन हमारे कंट्रोल से बाहर है। सैडोसेक्ट रिट्रीट कर गया है पर हवेली कोर्ट अभी भी यहीं पर है। और अब उनका स्टैंस क्या होगा, यानी वो करना क्या चाहते हैं। पहले हवेली कोर्ट और साउथर्न बॉर्डर के राइटियस पाथ एक साथ सैडोसेक्ट के खिलाफ लड़ रहे थे। अब सैडोसेक्ट तो जा चुका है और स्पेक्टर सोल का मेन बॉडी भी ड्यूक लॉन्ग ने कैप्चर कर लिया। तो अब हवेली कोर्ट क्या करेगा। बार्डे के पास कोई आंसर नहीं था। कुछ वक्त पहले हवेली कोर्ट ने एक सीक्रेट मिशन में नॉर्थर्न प्लेस में घुसकर स्नोई माउंटेन बेसलैंड तोड़ने की कोशिश की थी, पर लॉन्गेविटी हेवन की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ गया था। और अब सिचुएशन फिर से बिल्कुल उसी के जैसे लग रही थी। हेवनली कोर्ट ने एक और एक्सपेडिशन ग्रुप साउथर्न बॉर्डर भेजा था। अब उनका स्टैंस क्या होगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल था। दोनों ही राइटियस पाथ से बिलॉन्ग करते थे, लेकिन बार्डे जो सालों से राइटियस पाथ में हाई पोजीशन पर था, ये अच्छे से जानता था कि पॉलिटिक्स में मोराल और इंटीग्रिटी की कोई वैल्यू नहीं होती है, सब कुछ फ़ायदे पर डिपेंड करता है। और अपने फ़ायदे को प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका होता है, पावर और स्ट्रेंथ। अगर सुपर को फॉर्मेशन अभी उनके कंट्रोल में होती तो ये जो साउथर्न बॉर्डर है, इसकी राइटियस फोर्सेस हेवनली कोर्ट के साथ कॉन्फिडेंटली बात कर सकते थे। पर अब वो ये तो गायब था और फॉर्मेशन किसी और के कंट्रोल में चली गई है। और उन दोनों लोगों का लेवल भी ऑर्डिनरी नहीं था। दोनों रैंक 8 गो इमॉर्टल थे जो साउथर्न बॉर्डर के नहीं थे। ये सोचकर बार्डे का चेहरा और भी ज़्यादा सीरियस हो गया, लेकिन ज़्यादा देर तक सोचने का टाइम नहीं था। उसने अपने भाई मतलब सूखे से होठों और गहरी सी सांस लेकर एक टफ सा डिसीजन लिया, पीछे हटने का, रिट्रीट। चीगुई शॉक्ड हुआ, क्या रिट्रीट, मतलब हम सुपर को फॉर्मेशन छोड़ रहे हैं। हमारे क्लैन के इमॉर्टल्स मतलब इमॉर्टल गो सब यहाँ पे ही हैं। और ड्रीम रेलम भी तो देखो, हेवनली कोर्ट के पास शायद उन्हें कलेक्ट करने का तरीका हो। अगर हम रिट्रीट करते हैं तो क्या पता जो हेवनली कोर्ट है वो हमारी जितने भी गू वॉर्म जो भी हमने इतनी मेहनत करके सब बनाया सब ले जाए, इमॉर्टल गो भी ले जाए, ड्रीम रेलम भी ले जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। बार्डिक कोल्ड टोन में कहता है जो रिट्रीट करना चाहता है करे, जो रुकना चाहता है रुक जाए। ये कहकर बार्डे ने अपने क्लैन के रिमेनिंग गू इमॉर्टल्स को बुलाया और सीधा निकल गया। बार्डे के डिसीजन ने तुरंत ही पूरे साउथर्न बॉर्डर राइटियस पाथ में हल्ला मचा दिया। जाने से पहले बार्डे ने सबको करंट सिचुएशन के बारे में बता दिया था। वू क्लैन और क्याओ क्लैन के लिए एक बड़ा सा झटका था, स्पेशली जब उन्हें पता चला कि वू ही है मिसिंग है, मर गया है, गायब पता नहीं क्या है, लेकिन गायब तो है। सुपर गो फॉर्मेशन उनके हाथ से निकल चुकी है और बहुत ही सारे लगभग बहुत ही सारे गो इमॉर्टल ने बार्डे की तरह मतलब रिट्रीट करना ही बेटर समझा। लेकिन वो लियो नहीं गया। वो ये है उसका भाई वू योंग का छोटा भाई था। अब जब वो मिसिंग था, वो क्लैन का इमॉर्टल आसानी से पीछे कैसे हट जाए। वो लियो डिटरमाइंड था। वो कहता है मैं मानता हूँ लॉर्ड वो ये अभी भी जिंदा है। क्याओ शीली थोड़ी सी सोचती रही, पर क्याओ क्लैन के गो इमॉर्टल के साथ वहां से निकल गई। ज्यादातर जितने भी मतलब ये सुपर गो फॉर्मेशन के आसपास वाले लोग थे वो तो निकल रहे थे और ज्यादातर साउथर्न बॉर्डर के गो इमॉर्टल जा चुके थे। सिर्फ चीगुई, वूलियो और कुछ और गो इमॉर्टल रुक गए थे। उन्होंने डिसाइड किया था कि हेवनली कोड पर भरोसा करने का। आखिर हेवनली कोर्ट सेंट्रल कॉन्टिनेंट के राइटियस पाथ का लीडर था। वहाँ हेवन ओवरसिंग टावर और अब भी ज़ुओ ये हुई लड़ रहे थे। अबे ये कुत्ता अभी तक मरा क्यों नहीं। दोनों में अभी भी कोई अपर हैंड नहीं ले पा रहा था। ज़ुओ ये हुई के दिल में हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स के लिए गहरी नफरत थी। ये सिर्फ एक मतलब एक तरीके से एक वो नहीं था, एक हंटिंग, एक ऐसा मान लो कि वो पूरी मतलब उसका ज़िंदगी का यही मकसद था। वो भले मर जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका यही था कि मैं हेवनली कोर्ट को नहीं छोड़ूँगा बस। प्योर दुश्मन था। और ये सब पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के कैलकुलेशन का हिस्सा भी था। उसे पता है पर्पल को कि मतलब ये जो ज़ू ये हुई है वो पक्का हेवेली कोर्ट के ऊपर टूट पड़ेगा, एकदम मर जाएगा, एकदम लड़ जाएगा, कुछ भी कर लेगा, बस लड़ेगा ज़रूर। साउथर्न बॉर्डर के राइटियस इमॉर्टल में जो लोग निकलना चाहते थे वो तो निकल चुके। फेरी ज़ी गुस्से में कहती है, एक एक विल मेरी राह में रुकावट बन रही है, यानी मेरे रास्ते में। उसके शरीर में स्टार कंस्टेलेशन चेसबोर्ड की पावर चमक उठी और कुछ ही पल में उसने पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की विल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। लो भाई, उसकी भाई रास्ते में आ रही थी पर्पल की विल और पर्पल को मार दिया। अब ये रैंक 8 विज़डम पाथ एक्सपर्ट अपना गोल पूरा कर चुका था। उसने सुपर गो फॉर्मेशन का कंट्रोल ले लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का नाम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि फेंगी वान शैडो सेक्टर का लीडर बन गया और निकल भी गया और कुछ कर भी नहीं पाए।
फ़ेरिज़ी भी जानते थे कि अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल की स्पीड के सामने वो कुछ नहीं कर सकती। अगर अब वो चेज़ भी करे तो भी पकड़ नहीं पाएगी, उसका मूड बिल्कुल ख़राब था। सुपर गो फ़ॉर्मेशन पे कंट्रोल मिलते ही उसने तुरंत ही ड्यूक लॉन्ग से कॉन्टैक्ट किया। फ़ेरिज़ी भी कहती है, लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग, आपकी साइड का क्या हाल है? मतलब क्या सिचुएशन है? और अगले ही पल उसने एक तेज़ धमाके की आवाज़ सुनी। अचानक से स्पेस एक मिरर की तरह क्रैक हुआ और उस पे टीयर से एक रैंक 8 गो इमॉर्टल बाहर आया। और वो और कौन हो सकता था? बिल्कुल वो स्पेस क्रैक करके बंदा बाहर आने वाला ड्यूक लॉन्ग था। बस फ़र्क इतना था, पहले जहाँ उसके आस-पास एक रॉयल और डोमिनेटिंग ऑरा थी, अब उसके फेस पर एक डार्क और दर्द भरा एक्सप्रेशन से था। एकदम डार्क और दर्द भरा एक्सप्रेशन भर सा गया था, जैसे वो किसी अंदर के स्ट्रगल को बर्दाश्त कर रहा हो। फ़ेरिज़ ज़ीवी के दिल में एकदम से जंप सा आ गया। उसने बिना टाइम वेस्ट किए सुपर को फॉर्मेशन एक्टिवेट करी ताकि ड्यूक लॉन्ग को अंदर खींच सके। फ़ेरिज़ भी घबरा कर कहती है, लॉर्ड ड्यूकलोंग, क्या हुआ आपको? ड्यूकलोंग अपने दाँतों को दबा के कहता है, स्पेक्टर सोल डीमन वल्नरेबल, वो सच में अपने नाम के लायक है। मैंने अभी-अभी डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ अपने पैंथम प्राइमेसी में शिफ्ट किया था, तभी उस स्पेक्टर सोल के रेमेंट सोल ने उस डोर की पावर का यूज़ करके मेरी अपनी सोल को डिवॉर करने की कोशिश की और हमने तुरंत ही हेवनली कोर्ट लौटना होगा। वहाँ की पावर से हम स्पेक्टर सोल की रेमेंट सोल को मतलब सप्रेस कर पाएँगे, वरना वरना मैं तो समझ जाओ उसका काम खत्म। फ़ेरिज़ी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था सिचुएशन इतनी सीरियस और डेंजरस निकलेगी। स्पेक्टर सोल जब ज़िंदा था, तब एक ग्रैंड रैंक 9 डीमन वल्नरेबल था और अब भी मरने के बाद तक उसका एक रेमेंट सोल बनकर भी वो इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक रिएटे मतलब होता है ना इतना खतरनाक सप्रेस नहीं हो रहा वो फुल रिटेलिएट कर रहा है, एकदम लड़े जा रहा है। अगर भाई सप्रेस नहीं किया गया, हेवनली कोर्ट वो नहीं पहुँचे, तो भाई इसकी सोल को खा जाएगा, ड्यूक लोंग की सोल ही खत्म कर देगा। भाई फ़ेरिज़ी भी तुरंत ही कहते हैं जी बिल्कुल लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग अभी निकलते हैं। उसने बिना डिले के लिए ऑर्डर को फ़ॉलो करा और फ़ैसला कर लिया। फिर भी उसने सोचा और पूछा, फ़ेरिज़ी भी कहती है, लेकिन लॉर्ड ज़ो ये हुई का क्या? और ये साउथर्न बॉर्डर्स के गुई इमॉर्टल और फेंगयुआन जो अभी भाग गया, उन सब का हम क्या करेंगे? ड्यूक लॉन्ग फ़र्म वॉइस में कहता है, ज़ो ये हुई की चिंता मत करो, वो हेवन ओवरसीइंग टावर का पीछा नहीं कर सकता। साउथर्न बॉर्डर के राइटियस फ़ोर्स भी उनको भी भूल जाओ, जाने दो। स्पेक्टर सोल का मेन बॉडी अब मेरे अंदर है और हमें कभी साउथ मतलब एक तरीके से कभी साउथर्न बॉर्डर से दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। आखिर में हम दोनों राइटियस पाथ के ही तो लोग हैं। राइटियस फ़ोर्सेस का मास्केर करना सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ग्रैंड यूनिफ़िकेशन के प्लान के खिलाफ होगा। और जहाँ तक है फेंगयुआन की बात, यहाँ ड्यूक लोंग रुक गया, फ़ेरिज़ी की तरफ देखा, फ़ेरिज़ी शर्मिंदा थी। मैं उसे प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाई, आई एम सॉरी, इसके शब्द तो यही थे। लेकिन ड्यूक लॉन्ग मुस्कुराया, ड्यूक लॉन्ग कहता है, मैं नहीं मानता, तुमने कोई मेथड यूज़ नहीं किया होगा। फ़ेरिज़ी कहती है, लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग बिल्कुल सही कह रहे हो, भले वो यहाँ से भागा, वो चोर फेंगयुआन शैडो सेक्टर के सभी मेंबर्स को लेके भागा, मेरे इन्वेस्टिगेट मेथड से एक मार्क तो उसके ऊपर लग चुका है, तो टेंशन मत लीजिए। ड्यूक लॉन्ग सर हिला के कहता है, बहुत बढ़िया, अच्छा साउथर्न बॉर्डर के सुपर क्लैन्स के रिइंफोर्समेंट आ रहे हैं, हमें तुरंत ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। कुछ देर बाद साउथर्न बॉर्डर के बड़े क्लैन से रेनफोर्समेंट फाइनली यीतियान माउंटेन के बैटलफील्ड पर पहुंचे। जो उन्होंने देखा, एक तरह की तबाह हुई बैटलफील्ड थी। ड्रीम रेलम हर जगह बिखर गए थे और अब वो पहले जैसे गोल और स्मूथ नहीं थे, हर तरफ टूट गए थे। पहाड़ों की जो मतलब ऊपर ऊबड़-खाबड़ अजीब तरीके का ही कुछ हो गया था। सुपर गो फॉर्मेशन का एक भी निशान यहाँ नहीं बचा था। फ़ेरिज़ ज़ीवे ने कंट्रोल लेते ही उसे तोड़ भी दिया था और साउथर्न बॉर्डर के काफ़ी इमॉर्टल को हेवनली कोर्ट ले गया था। ड्यूक लॉन्ग और फ़ेरिज़ ज़ीवे भी हेवन ओवरसीइंग टावर में गए थे और सीधा व्हाइट हेवन की तरफ उड़ गए थे। ज़ो ये हुई, उन्हें छोड़ने का इरादा तो नहीं रख रहा था। वो भी व्हाइट हेवन के अंदर घुस गया था उन्हें चेज़ करते हुए। तब तक और भी मतलब और भी ज़्यादा सुपर मतलब एक तरीके से सुपर फ़ोर्सेस आ गई। साउथर्न बॉर्डर के क्लैन्स वही आ गए सारे यहाँ पर। इतनी बड़ी गैदरिंग 100 साल में एक बार भी बहुत मुश्किल से होती थी। वो योंग, चीकू-यू और बाकी के सभी बड़े-बड़े क्लैन सुपर फ़ोर्सेस इस बैटलफ़ील्ड को देख रहे थे। उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि इस बार उनका जो नुकसान है भयानक था, कि उन्हें सँभालने में भाई शायद सालों लग जाएँगे। साल करीबन 100 साल तो लग ही जाएँगे, जितना इनका नुकसान हुआ था यहाँ पे। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, वूश-वूश आवाज़ आती है, तेज़ हवा उसके कानों के आस-पास गूंज रही थी। फेंगयुआन अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल की पीठ पर बैठा था। उसके लंबे बाल हवा में एकदम पीछे उड़ रहे थे। हवा का प्रेशर इतना ज़ोरदार था कि आम इंसान तो उड़ ही जाए, लेकिन फेंगयुआन एकदम पहाड़ की तरह स्टेबल था, बिल्कुल हिल तक नहीं रहा था। आखिर गोई मॉडल के लिए ये हवा झेलना कोई बड़ी बात नहीं। उसके पीछे यिंग वुशी और बाकी शैडो सेट के लोग थे। कोई थका हुआ को था, कोई एकदम बैठा हुआ था, कोई बैटलफील्ड को पीछे से देख रहा था, किसी की आँखें बंद थी, कोई एनर्जी को रिकवर कर रहा था। फेंगयुआन के खुद के शरीर पर एक एक
चोट भी नहीं थी। चाहे उसने 180 स्लेव किलर मूव एक्टिवेट करने में कई बार फ़ेल किया हो, फिर भी उसने अपने टाइम पाथ इमॉर्टल को मैन एज़ बिफोर से परफेक्टली हीलिंग कर ली थी। फेंग युआन अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए कहता है, "ये किलर मूव 180 स्लेव्स कमाल का है। इसने मुझे एक इम्बोलर डेसोलेट बीस्ट अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को कमांड करने की पावर दे दी।" उसने सोचते हुए ही कैलकुलेशन की कि इस किलर मूव का फ़ॉर्मूला के हिसाब से जितने ज़्यादा डेसोलेट बीस्ट और एशियन डेसोलेट बीस्ट मेरे कंट्रोल में होंगे, उतनी ही ज़्यादा फ्रीडम से इस ईगल को कंट्रोल कर पाऊँगा। तो इसका मतलब है मुझे और ईगल टाइप डेसोलेट बीस्ट खरीदने चाहिए। थोड़े दिन पहले फेंग युआन ने ट्रेज़र ऑफ हेवन में 4 इमॉर्टल गू हाउस यूज़ करके 4 इमॉर्टल गू हाउस सॉरी कह दिया, 4 इमॉर्टल गू को बेच दिया था, याद था ना तुम्हें? रैंक 6 के 3 और रैंक 7 का 1, ये 4 इसने बेच दिए थे और बहुत सारे ईगल टाइप डेसोलेट बीस्ट और एशियन डेसोलेट बीस्ट खरीद लिए थे। वो सिचुएशन उस टाइम अर्जेंट थी। अगर टाइम मिलता तो फेंग युआन कभी भी ऐसी मतलब इतनी जल्दबाज़ी करके ऐसे स्टूपिड डील तो नहीं करता। अभी तक ट्रेज़र ऑफ हेवन में उस डील का हंगामा छाया हुआ था। कई गो इमॉर्टल इस बात का मज़ाक उड़ा रहे थे, तो फेंगिवान मतलब कितना फूलिश है, ऐसा कह रहे थे कितना फ़िंगलिश है, कितना चोमू बंदा था वो। लेकिन असल सच सिर्फ़ फेंगिवान जानता था, शायद हेवनली कोर्ट ने भी थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाया होगा। फेंगिवान ने अपना सवेनियर इमॉर्टल प्राइमेसी चेक किया, उसके अंदर मिनी 9 हेवन के कई डेसोलेट और एशियंट ईगल उड़ रहे थे और मिनी पर्पल हेवन में कुछ ईगल्स नेस्ट भी बने हुए थे। वो नेस्ट उसने नॉर्थर्न प्लेन्स के हाई ट्राइब के आयरन ईगल बेसलैंड को लूट कर पाए थे। उन नेस्ट में छोटे बेबी ईगल्स थे, जो अभी भी ग्रो कर रहे थे। हाई ट्राइब की ट्रेनिंग मेथड के हिसाब से जब ये बड़े हो जाएँगे तो डेसोलेट या एशियन डेसोलेट बीस्ट बन जाएँगे। लेकिन फेंगिवा ने अपने टाइम पाथ मेथड से सवीनरी मोटर प्राइमेसी के अंदर टाइम फ्लो को स्लो कर दिया था, जिससे इन छोटे ईगल्स की ग्रोथ अब बहुत ही धीमी हो गई थी। इसलिए अब फेंगिवान को इनके बड़े होने का इंतज़ार काफ़ी लंबा करना पड़ेगा। फेंगिवान सोच में कहता है, फ़िलहाल के लिए बाहर से खरीदना ही बेटर होगा। जितने ज़्यादा ईगल बीस्ट मेरे पास होंगे, उतना ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा मुझे इस अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल पर। अभी मेरे पास 400 से ज़्यादा ईगल हैं, पर मैं सिर्फ़ इतना कंट्रोल कर पाता हूँ कि ये उड़ जाए। वीक अपोनेंट के खिलाफ तो मैं इसे मतलब लड़ा सकता हूँ, उससे लड़ा दूँगा, भिड़ा दूँगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एनिमी आ गया तो इसे कंट्रोल करना, इसको प्रिसाइज़ली कंट्रोल करके कमांड देना, इधर से उधर उड़ना, एक अच्छी तरीके से फ्लाइंग मास्टर बनना, वो तो नहीं हो पाएगा। जैसे ज़ुओ ये हुई है, उससे लड़ने को बोल दो तो भाई मेरी फट जाएगी। ये मानना भी मतलब ये मानना सही है। बैकलैश इसको ही हो सकता है फेंगिवान को, इसलिए पहले भी इस अच्छे से कंट्रोल करना सीखना है। अब बैटलफ़ील्ड दूर से सेफ होने के बाद फेंगियन फाइनली कामली सोच सकता था और सोचने के लिए बहुत कुछ था। सिर्फ़ ईगल कंट्रोल नहीं बल्कि उसकी फूड सप्लाई, उसका एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट और एक बड़ी प्रॉब्लम थी जिससे उसे अब डील करना था। फेंगयुआन सोच में कहता है, इस ईगल बीस्ट को पालने के लिए मुझे बेसिक लाइफ फॉर्म की बहुत बड़ी क्वांटिटी चाहिए होगी। उसका खाना, उनका शिकार, सब कुछ। यानी मुझे एक कंप्लीट फूड चेन क्रिएट करनी पड़ेगी और वो भी मैसिव स्केल पर। उसने अपनी आंखें बंद करके कैलकुलेशन स्टार्ट करी। वो कहता है, अच्छा है, मेरे सवीनर इमॉर्टल प्राइमेसी में स्पेस तो बहुत ज़्यादा है। ये ग्रुप ऑफ ईगल के लिए काफ़ी ज़्यादा होगा। वहाँ ज़मीन भी बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत आ सकती है। मतलब मैं अलग-अलग एक तरीके से इकोलॉजीज़ बना सकता हूँ बिना वरी के। और वो एक-दूसरे के एनवायरनमेंट में इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। बिल्कुल एक सफ़ेद कागज़ की तरह रहेगा, जहाँ मैं भी एक तरीके से पेंट कर सकता हूँ और अच्छे से बना सकता हूँ कि वो जो ड्राइंग होगी, वो सिस्टम होगा, वो कैसे होगा, वो मेरी तरह मतलब मैंने जैसे डिज़ाइन करा होगा, वैसा होगा। फेंगिमा ने हल्की-सी स्माइल दी और कहा, "फ़िलहाल तो मेरे पास पैसा भी अच्छा खासा है। 1 लाख से ज़्यादा इमॉर्टल एसेंस स्टोन है, तो ईगल बीस्ट खरीदना और उन्हें पालना भी एक एक अच्छा मतलब मैं कर सकता हूँ, ईज़िली हो जाएगा। मुझे अपना रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील भी अपग्रेड करना होगा।" जब से जायंट ड्रीमरेलम इंसिडेंट हुआ था, फेंगियोन शैडो सेट का लीडर बन चुका था और ये उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा था। शैडो सेट काफ़ी बुरी तरह हार चुका था। स्पेक्टर सोल का मेन बॉडी हेवनली कोड की हाथ लग चुका था और अब फेंगिवन हेवनली कोड की सबसे बड़ी आँखों का खतरा बन गया था, यानी काँटा मान लो, काँटा ही एक तरीके से। चाहे फेंगिवन लीडरशिप एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, हेवनली कोड फिर भी उसे टारगेट करेगा ही। जैसे पर्पल माउंटेन ट्रूमनार्क ने उसे कहा था कि हेवनली कोड अब आगे तेरे पीछे आने वाला है। फेंगिवान एक प्योर अदरवर्ल्डली डीमन है और हेवनली कोड के लिए उसका मरना ज़रूरी है, यानी फेंगिवान मरना चाहिए, बस कैसे न कैसे मरना चाहिए। इसलिए फेंगिवान ने सोचा, जब मरना ही लिखा है तो लीडरशिप एक्सेप्ट कर ही कर लेता हूँ ना, मतलब करो, फ़ायदा उठाओ और लड़ो, देखा जाएगा जो होगा। फेंगिवन अंदर से सोचता हुआ कहता है, जब तक मैं अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल पर पूरा कंट्रोल पा नहीं लेता और रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील को अपग्रेड नहीं कर लेता, तब तक मैं हेवनली कोड के सामने खुद को डिफेंड ही नहीं कर सकता। जब उसके दिमाग में हेवन ओवरसिंग टावर और ड्यूक लॉन्ग का चेहरा आया तो उसके अंदर एक इनविजिबल प्रेशर सा फैल गया, क्योंकि भाई को पता है ड्यूक लॉन्ग बहुत पावरफुल था और हेवन ओवरसिंग टावर का यार वो फेट वाला अटैक भाई एकदम ब्लैंक अटैक होता है। ऐसा लगता है कि कोई अटैक ही नहीं, लेकिन जब वो लाइट छूती है अपने शरीर को तो भाई खून जो निकलता है क्या बताएं।
फेंगयुआन ने कहा, मैं अभी भी बहुत कमज़ोर हूँ। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन जो सील है, ये सिर्फ़ मुझे कुछ देर तक ही रैंक 8 के अटैक को रोकने देता है, हराने नहीं सिर्फ़ रोकने देता है। अगर वो लगातार मेरे पे अटैक करते रहे तो रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील भी पूरे दिन पूरे दिन अटैक को सहती रहेगी और जब उसका पानी खत्म हुआ तो मेरा भी खत्म सिर। क्योंकि प्रोटेक्शन सील में बस पानी की वज़ह से बंदा टिकता है। पानी खत्म, बंदा खत्म। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल भी मेरे पास है, लेकिन उसमें इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, वो मेरे जैसे सोच नहीं सकता और ऊपर से 180 स्लेव किलर मूव भी एक एन्स्लेमर पाथ मूव है, जिससे एक स्किल्ड एनिमी ईज़िली अनरावल कर सकता है। फेंगयुआ ने थोड़ा-सा साँस लिया और कहा, मेरी स्ट्रेंथ तेज़ी से बढ़ रही है पर सामने हेवनली कोर्ट है। बहुत बड़ी बात है, जो पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइज़ेशन या सुपर फ़ोर्स कह लो। मुझे इमॉर्टल प्राइमेसी को डिवोवर करके अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ाना होगा। रैंक 7 बहुत कम है, रैंक 8 पे जाके ही मैं थोड़ा-सा रिलीफ़ की साँस ले सकता हूँ। लेकिन उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट था, अगर मैं रैंक 8 में एडवांस करता हूँ, तो मेरे सवेनर इमॉर्टल बॉडी का जो फ्लो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस फ्लो को रिज़ॉल्व करना मुश्किल था। फेंगयुआन के अंदर एक डायलेमा में था। मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में दिक्कत आ रही है, तो क्या मैं उन पर भरोसा करूँ? यानी यही लोग शैडो सट के उसने अपनी नज़र आस-पास घुमाई, जहाँ पे यिंगवुशी, बाइनिमिंग, हाइलाओलान, ब्लैक टाइग्रस, फेरिमियाओइन ये सब थे और कई प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर फिज़िक बॉडीज़ भी आस-पास थी। पर्पल माउंटेड ट्रुमनाक ने अपने इनहेरिटेंस में इन्फॉर्मेशन पाथ गुआम छोड़ रखे थे, जिनमें सभी लोगों के स्टेटस और कंडीशन लिखे थे। फेंगयुआन ने अभी भी उन सबको पढ़ लिया था। प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर फिज़िक बॉडी असल में डिफेक्टिव प्रोडक्ट थे। पर्पल माउंटेन ट्रुमनाक ने उन्हें डिफ़ाइन किया था सिर्फ़ एक कप कवर के लिए, यानी एक तरीके से कैनन फोल्डर के लिए या कवर अप के लिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती जैसे हेवनली कोड अटैक करता है, कोई और अटैक करता है तो इन रियलिटी फिज़िक को आगे भेज देता और अपना काम करता रहता। लेकिन क्या बोले, मुसीबत इतनी खतरनाक थी, ड्यूक लोंग इतना पावरफुल निकल गया कि क्या बताएँ, है ना? बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ गई। अब क्या किया जा सकता था? इन बॉडीज़ के अंदर पल्पा मोंटेड ट्रूमनार की रेमेंट सोल थी, लेकिन रिफाइनमेंट के बाद ये रेमेंट सोल्स पूरी तरह से गायब हो गई। उन बॉडीज़ के अंदर मर्ज हो गई और अब अलग नहीं किया जा सकते थे। यानी अब जो सोल इसके अंदर है वो है तो पर्पल माउंटेन की, लेकिन बहुत अलग ही हो चुकी हैं, एकदम अपनी हो गई हैं। ऐसे मान लो खुद की ही सोल हो गई हैं। और सबसे खतरनाक बात, प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर फिज़िक एक टाइम लिमिट होती है इसकी, यानी एक जब टाइम लिमिट पूरी हुई खत्म, फट जाएगी। और जब वो लिमिट पूरी होगी ये बॉडी सेल्फ डिटोनेट कर देती है और नए ड्रीम रेलम में बदल जाती हैं। उस टाइम के साथ पर्पल माउंटेड ट्रूमनाक के रेमेंट सोल भी पूरी तरह से मिट जाती है, खत्म। और ये एक डिफेक्ट इतना गहरा था कि अगर पर्पल माउंटेन ट्रूमनाक खुद ज़िंदा हो जाता, तो भी उसे फिक्स नहीं कर सकता था। यानी ये फिक्स नहीं हो सकता, ये एक तरीके से यही ऐसे रहेगा। और यही एक रीज़न था कि स्पेक्ट्रल सोल ने कभी अपनी सोल को प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर फिज़िक बॉडी में नहीं रखा था। क्योंकि देखो, पर्पल माउंटेन ने इसलिए रखा कि उसे बात पता थी, अगर मान लो तुम्हारे पास 100% सोल है, तुम्हारे पास 100% पानी है, तो 1-1% पानी तुमने एक-एक बॉडी के अंदर डाल दिया। तो कभी तुम ये नहीं कर सकते कि उस बॉडी के अंदर से वो 1% पानी वापस ले लिया जब उस बॉडी की टाइम लिमिट पूरी हो गई, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। वो सोल और वो बॉडी के साथ खत्म हो जाएगा इसलिए। पर ये जो स्पेक्ट्रल सोल था, इसने कभी ऐसा नहीं करा, क्योंकि भाई ये अपने सोल को अगर इसने खत्म करवा दिया तो उसका 1% चला ही गया ना फिर। पर्पल माउंटेन तो सैक्रिफाइस कर सकता है, लेकिन स्पेक्ट्रल सोल तो अपनी सोल को सैक्रिफाइस थोड़ी ना कर सकता है, इसलिए। ये एक तरीके से डिफेक्टिव प्रोडक्ट था, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा था और उसमें फ्लॉ छुपा था। यिंग वुशी ने अभी तक रैंक 7 प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर बॉडी एक ककून लाइट से पाई थी, लेकिन वो एक एक्सेप्शन था, क्योंकि वो पहले ओरिजिनल प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर फिजिक वाला बंदा था, इसलिए डिफेक्टिव बॉडी का फ्लो उस पर काम नहीं करता। और जो बॉडी उसने पाई उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसकी सोल अभी भी फ्री थी, वो चाहे तो बॉडी छोड़ भी सकता है। लेकिन हो भी सकता है कि बॉडी में टाइम लिमिट हो या हो भी सकता है कि ना हो, लेकिन वो ऐसा है, वो मरेगा नहीं, वो छोड़ सकता है, ठीक है, वो सोल निकाल सकता है। इसी वजह से चाहे प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर इमोर्टल्स ज़्यादा थे, लेकिन उन्हें नरिश करना बेकार था। फेंगिमा ने सुपरगो फॉर्मेशन में लगभग 10 ऐसे लोग पकड़े थे, पर अब सब उनके अपने उनके अपने आदमी बन चुके थे, उन्हें रिलीज़ कर दिया गया था। फेंगिमान पहले प्लान कर रहा था कि वो शैडो सेट के ड्रीम पाथ अटेनमेंट पर रिसर्च करे, पर अब जब उसे पर्पल माउंटेन ट्रूमनाक का इनहेरिटेंस मिल गया, तो सब कुछ उसके समझ में ही आ गया, सब उसके हाथ में ही आ गया और उसे काउंटलेस सालों का रिसर्च और ट्रायल टाइम सब कुछ एक तरीके से बच गया और सब उसे मिल चुका है। तो अब उसे कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके पास सिर्फ़ 5 गू इमॉर्टल थे, जो सच में उसके काम के लोग थे। फेंगयुअन एक तरीके से एनालिसिस मोड में कहता है, सबसे स्ट्रॉन्ग अभी बाइनिमिंग है, उसके पास बाईशियांग की ट्रू इनहेरिटेंस है और डिसएडवांटेज से वो सिर्फ़ मेरी अलाय है, मेरे अंडर काम नहीं करती। ये क्या बोले, ये तो पहले से ऐसा था। चाहे क्विंगमाउ माउंटेन से शुरू करा हमने, वॉल्यूम 1 से ही, कभी भी भाई ने इसके अंडर काम ही नहीं करी भाई, साथ ही काम करी है, अलाय बनी है, अंडर काम नहीं करी।
आगे देखते हैं फेरी मियाओयन जो कि प्रोफाउंड साउंड ट्रू इनहेरिटेंस कल्टीवेट करती थी। साउथर्न बॉर्डर की 3 बड़ी फेरीज़ में से एक थी, रैंक 7 थी और उसकी बैटल स्ट्रेंथ रिलायबल थी। आगे देखते हैं ब्लैक टाइग्रेस। ब्लैक टाइग्रेस ये क्या बोले जैसे फेंगयुआन ने सोचा था। ब्लैक टाइग्रेस का शरीर मतलब एक तरीके से एकदम काला-काला टाइप का था। तेज़ हवा और तुरंत ही एकदम वो हवा के साथ बहती हुई उड़ती थी। इसकी मतलब एक एबिलिटी थी। असल में ये तो लेडी व्हाइट रैबिट है ना इसलिए। ब्लैक टाइग्रेस इसका रियल रूप है। धुआँ हटाओ, सामने एक नर्म और कोमल चेहरे वाली लड़की आई जिसकी आँखें बड़ी-बड़ी थी, एक इनोसेंट सा एक्सप्रेशन था और लेडी व्हाइट रैबिट वापस बन गई थी। ब्लैक टाइग्रेस से लेडी व्हाइट रैबिट बन गई थी और यही इसका ओरिजिनल रूप कह लो। वैसे ओरिजिनल रूप ब्लैक टाइग्रेस वाला है लेकिन ये इस रूप में रहती है। लेडी व्हाइट रैबिट धीरे से कहते हैं, लॉर्ड वू ये है। नहीं, अब मैं आपको क्या बुलाऊँ? उसके टोन में पूरी तरह से सर्विलिटी थी। सर्विलिटी कहेंगे ना अच्छे से, सर्वेंट वाली एबिलिटी मतलब होता है ना कि सर्वेंट है तो अपने मालिक से सही से बात करेगा वैसे। हाई लेवल ऑन बाय नेमिंग और दूसरे सब एकदम शॉक्ड रह गए थे। लेडी व्हाइट रैबिट का कल्टीवेशन रैंक 7 से गिरकर रैंक 6 हो गया था। ये समझ के बाहर था। लेकिन फेंगयुआन को सब समझ आ गया था। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की इनहेरिटेंस में ब्लैक टाइग्रेस ट्रू इनहेरिटेंस का सीक्रेट लिखा था। जो इस पाथ को कल्टीवेट करता है वो नॉर्मली अपनी पावर एक्यूमुलेट करता है और फाइट में लिमिट तोड़कर पावर को ब्रस्ट करता है और एक तरीके से अपनी पावर को रैंक अप कर लेता है। लेकिन इसका एक फ्लॉ भी है, उसमें 2 पर्सनैलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। एक होती है डार्क और सिनिस्टर साइड वाली और दूसरी होती है प्योर और इनोसेंट साइड वाली। नॉर्मल लाइफ में जब डेंजर नहीं होता वो अपनी इनोसेंट फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही लाइफ डेंजर में पड़ती है ये इमोशन बहुत ही इंटेंस हो जाता है, वो तुरंत ही ब्लैक टाइग्रेस यानी डार्क फॉर्म में बदल सकती है और डार्क साइड की बैटल स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होती है। वो ज़्यादातर सस्टेन नहीं होती और दोनों साइड की मेमोरी और सेंसेस सेम होते हैं पर उनके थॉट और रिएक्शंस अलग होते हैं। यानी जब ये लेडी व्हाइट रैबिट बनी रहेगी तो रैंक 6 और जैसे ही ये रैंक 7 बनेगी तो ब्लैक टाइग्रेस। फेंगयुआन के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि लेडी व्हाइट रैबिट पहले से ही वो ये है यानी फेंगयुआन को एडमायर करती थी और ब्लैक टाइग्रेस को खुद पर्पल माउंटेन ट्रू ने बोला था कि अब जाके फेंगयुआन का कहना मानो क्योंकि वो लीडर है, तो दोनों ही अब उसके कंट्रोल में थे। यही दोनों साइड इनोसेंट और डार्क दोनों ही फेंगयुआन की लॉयल थे। फेंगयुआन शॉर्ट स्माइल के साथ कहता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मुझे भी अपनी वजह से अपनी असली आइडेंटिटी छुपानी पड़ी थी। तुम मुझे फेंगयुआन बुला सकती हो। लेडी व्हाइट रैबिट धीरे से सर झुकाकर कहती है, जी फेंगयुआन। लेकिन उसकी टोन में अभी भी हेजिटेशन था। फेंगयुआन ने अंदर ही अंदर सोचा। उसने कहा, ब्लैक टाइग्रेस रैंक 7 के लिए टॉप बैटल स्ट्रेंथ रखती है पर एक तरीके से अनस्टेबल है। अब मेरे पास सिर्फ हाई लेवलॉन और यिंगवुशी बचे हैं। फेंगयुआन सोच में कहता है, हाई लेवलॉन सबसे ज़्यादा लॉयल है, लेकिन उसका कल्टीवेशन सिर्फ रैंक 6 है। उसके पास ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिज़ीक है, लेकिन उसने गलती से फायर पाथ चूज़ किया था और अपनी माँ का बदला लेने के ऑब्सेशन में फँसी पड़ी है। ब्लेज़िंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस होने के बाद भी उसकी पावर बेयरली फर्स्ट रैंक 7 तक जाती है, यानी बहुत मुश्किल से ही रैंक 7 से लड़ पाती है। वो अभी बहुत कमज़ोर है। रही बात यिंगवुशी की, फेंगयुआन की नज़र उस पर गई। वो ईगल की पीठ पर बैठा हुआ था, आसमान को खाली आँखों से देख रहा था। उसका पूरा बॉडी एक लाइफलेस शेल जैसा लग रहा था। फेंगियो ने थोड़ा-सा सर हिलाया। असल में यिंगवुशी के पास लीड सोल इंटू ड्रीम किलर मूव था और अगर वो चाहे तो नंबर 1 बैटल स्ट्रेंथ दिखा सकता था। फेंगयुआन भी उससे लाइटली नहीं लेता था, लेकिन अब उसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट तो खत्म ही हो चुकी थी। ऐसे में चाहे उसके पास सबसे डेंजरस मूव ही क्यों ना हो, क्या उम्मीद रखी जा सकती है? शायद नहीं। एक देवदास बना पड़ा है, जैसे होता नहीं है कि सब लूट गया हो, सब बर्बाद हो गया हो, देवदास दाढ़ी-वाड़ी बड़ी हो गई है, एकदम पी के बैठे हों साइड में, थॉर बन गया हो जैसे एंड गेम में थॉर था। अपना सब खोने के बाद जैसे थॉर वो नहीं गया था, मोटा पेट हो गया था वैसे टाइप का। आगे देखते हैं फेंगयुआन तेज़ टोन में कहता है, यिंगवुशी अपने सारे गुआम मुझे दे दे। लेकिन यिंगवुशी बिल्कुल चुप रहा जैसे एकदम कोई मूर्ति हो, कोई रिएक्शन नहीं, कोई आवाज़ नहीं। फेंगयुआन वॉइस को थोड़ा-सा आगे कहता है मैं शैडो सेट का लीडर हूँ, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था, उसके अंदर बस एक तरीके से सूखा हुआ दर्द बचा था। फेंगयुआन की आँखों में तेज़ चमक आई, वो एक्शन लेने ही वाला था कि अचानक ऊपर से एक ज़बरदस्त प्रेशर फैल गया। आसमान के ऊपर एक इम्मॉर्टल गू हाउस मटेरियलाइज़ हुआ, ब्राइट लाइट में चमक उठा और एक गरजती गूंज आई, शैडो सेट के बचे हुए लोग, शैडो सेट के बचे हुए लोग, ये तुम्हारा अंत है, ये क्लैन यहाँ है, अब कहाँ भागोगे तुम? अबे इनका लोग पीछा कर रहे थे और ये क्लैन इनके पास कब आया? ये क्लैन को पता था, अरे भाई साहब। अब आगे देखते हैं, एक ज़बरदस्त और आसमान से नीचे उतरकर पूरे एरिया में फैल गया, एकदम ओवरवेलमिंग प्रेशर था। फेंगयुआन और शैडो सेट के सभी इमॉर्टल्स एक झटके में हिल गए, उसकी नज़र एक जगह जम गई। फेंगयुआन तेज़ आवाज़ में कहता है,
ये है ये क्लैन का इमॉर्टल गू हाउस, बे पवेलियन। फेंगयुआ ने तुरंत ही पहचान लिया था। वो तो काफ़ी टाइम तक वो क्लैन में वो ये है बनकर नाम छुपा कर रह रहा था और उस दौरान अपने इमॉर्टल प्राइमेसी में ड्रीम रेलम के अलावा वो साउथर्न वाटर के इमॉर्टल वर्ल्ड के हर बड़े फोर्सेस का डिटेल इन्फो भी कलेक्ट कर रहा था। वो क्लैन का जो चैनल था इन्फॉर्मेशन नेटवर्क वाला वो बहुत बढ़िया था, तो उसके थ्रू वो कनेक्ट कर रहा था। बहुत सारा कलेक्ट कर लिया था उसने कि हर किसी के पास क्या-क्या चीज़ें हैं। इसलिए जैसे ही बे पवेलियन सामने आया, फेंगयुआ ने बिना डिले करे उसे पहचान लिया। बे पवेलियन ज़्यादा ऊँचा नहीं था, सिर्फ़ 2 फ्लोर, लेकिन डिज़ाइन में एकदम ईस्टर्न सी स्टाइल जैसा था। पूरे पवेलियन पर समुद्री ब्लू टाइल्स थे, जैसे एक मतलब बाज़ यानी हॉक की तरह हो फैला हो, एकदम पंख फैला रहा हो। सफ़ेद वॉल्स पर गोल्डन आइलैंड्स बने हुए थे और कॉलम्स पर नीली लहरें यानी ब्लू वेव्स पैटर्न्स बने हुए थे। ये क्लैन भले ही साउथर्न बॉर्डर का सुपर फोर्स था, लेकिन उसका बेस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में था, यानी ईस्टर्न सी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशन थे। बे पवेलियन का सबसे पावरफुल एबिलिटी था लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस जंप। यही इसका एक टाइम मतलब एक टाइम वाली एबिलिटी जो थी ना कि 70,000 ली का टेलीपोर्ट कर सकता था। इसलिए अब ये जो पहुँचा है ना फेंगयुआन की तरफ पहुँचा है, ये बस इसी वजह से पहुँचा है कि ये 70,000 ली का टेलीपोर्ट का जो डिस्टेंस है वो कवर कर गया 1 ही सेकंड में, इसलिए यहाँ पे पहुँच गया। हुँ। साउथर्न बॉर्डर में जो सुपर गु फॉर्मेशन शैडोसेक्ट ने इन्वेड की थी और जैसे हेवनली कोड भी इन्वॉल्व हुआ था और उसके बाद ये क्लैन ने बे पवेलियन एक्टिवेट किया क्योंकि उसे चेस करना था और यही बेस्ट चॉइस थी उसके लिए। फेंगयुआन तब अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल पर बैठकर ड्रीम रेलम बैटलफील्ड से भाग चुका था और प्लान कर रहा था कि प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच की तरफ जाने का, लेकिन बे पवेलियन का डायरेक्शन बिल्कुल उसके रूट में ही आ गया। बे पवेलियन के अंदर के गू इमॉर्टल्स ने अपने मैसिव इन्वेस्टिगेट रेंज से अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल के ट्रेस को ढूंढ लिया और बिना टाइम वेस्ट करे उसके चेस स्टार्ट कर दी और 70,000 ली का जो एरिया था 1 सेकंड में ही कंप्लीट कर दिया। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल बहुत फास्ट था, लेकिन बे पवेलियन स्पेस वार्प कर सकता था, यानी इधर से उधर टेलीपोर्ट, और एक के बाद एक स्पेस जंप में वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ली क्रॉस कर सकता था और आखिर में फेंगयुआन के ग्रुप के सामने ही वो आ गया। एस्केप तो भाई ब्लॉक ही हो गया था उसका। फेंगयुआन ने उसकी टीम एकदम जब उन्होंने देखा तो शॉक ही हो गए, वो तुरंत ही रिएक्ट किए। बैटलफ़ील्ड अभी भी मतलब एक तरीके से छोड़-छाड़ के अभी बैटलफ़ील्ड से आए और दोबारा से एक बैटलफ़ील्ड में ही फँस गए हैं। अब सब अलर्ट मोड में आ गए थे। फेंगयुआन कमांड टोन में कहता है मूव। उसने अपर स्ट्रीम हेवनली ईगल को कमांड दी। वो सीधा बे पवेलियन की तरफ चार्ज कर गया। इसी मोड़ पे फेंगयुआन ने एक निम्बल मूव से फेंगी ईगल की पीठ से जंप मार दी, लेकिन जाने से पहले उसने नीचे से एक आदमी को पकड़ लिया। वो था यिंगवुशी। यिंगवुशी एक लिविंग कॉर्प्स जैसा था। उसकी आँखें खुली हुई थीं, लेकिन ब्लिंक तक नहीं कर रहा था। उसके साथ ही बाइनेमिंग, हाइलाउडन और दूसरे भी थे। ईगल से जंप कर गए और ईगल वहाँ जाके बूम आवाज़ आई। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल ने अपने मैसिव विंग्स से झटके से एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट छोड़ा, सीधा बे पवेलियन पे अटैक कर दिया। बे पवेलियन एक मोमेंट के लिए पीछे ढकेल दिया गया, पर डैमेज 0 था, एक भी क्रैक नहीं था। उसके सरफेस पे एक सॉफ्ट लाइट रेडियंस निकला। पहले वो बस एक थिन ग्लो लेयर था जो बे पवेलियन को कवर कर रहा था, पर कुछ ही सेकंड में वो रोशनी फैल गई और आसपास का पूरा स्पेस ब्लू वर्ल्ड में बदल गया। वो ब्लू लाइट कंटिन्यूअसली सर्ज कर रही थी, वेव्स जैसी गसिंग साउंड निकाली थी जैसे समुद्र की लहरें हो। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदा हो। और फिर गुर्र आवाज आई। ब्लू लाइट के अंदर से एक एलिफेंट बाहर निकला। उसके पैरों से जमीन हिल गई। उसका पूरा शरीर वाटर एनर्जी से बना हुआ था। फेंगयुआन अंदर से सोचता हुआ कहता है, बे पवेलियन का एक्वाटिक वॉर बीस्ट, ये लोग पहले से तैयार थे। उसके चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आई। फेंगयुआन ने भी कहा, इंटरेस्टिंग, चलो देखते हैं मैं यानी फेंगयुआन तुम इसको कैसे रोकोगे। आसमान में घूमता हुआ मैसिव वाटर एलिफेंट सामने आ गया। उसका साइज अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल से थोड़ा सा छोटा था, लेकिन आम आदमी के कंपैरिजन में तो भाई चूहा लगेगा आम आदमी तो उसके सामने। उसकी पीठ इतनी मतलब क्लाउडी थी कि जैसे एक 7 मंजिल ऊँची बिल्डिंग। उसके शरीर पर दरवाज़े और खिड़कियाँ तक बनी हुई थी। एक अजीब और मतलब बहुत अजीब टाइप का, बहुत खतरनाक ही प्राणी टाइप का लग रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ अजीब ही एनिमल है ये। फेंगियों तुरंत ही पहचानता हुआ कहता है, ये है ईस्टर्न सी का स्पेशल वाइल्ड बीस्ट, स्टोरी बिल्डिंग वाटर एलिफेंट। इसकी पीठ पर 7 फ्लोर्स हैं। इसका मतलब है ये एशियन डेसर्ट बीस्ट है। उसने इसे पहले खुद देखा था ईस्टर्न सी ट्रेडिंग कन्वेंशन में, लेकिन ये वाली कॉपी रियल नहीं थी। ये बे पवेलियन का एक डिफेंसिव किलर मूव था। इसका बैटल स्ट्रेंथ एक रियल एशियन बीस्ट के बराबर है या नहीं, ये तो अभी टेस्ट होके पता चलेगा। फेंगयुआन ने यंग विशी और बाकी लोगों को पीछे हटाया और साथ ही 180 स्लेव किलर मूव यूज़ करा। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को कमांड दे दिया और कमांड दिया, मार डालो इस स्टोरी बिल्डिंग वाटर एलिफेंट को। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल ने तेज पियर्सिंग सा क्राई छोड़ी और पूरी स्पीड से नीचे डाइव मारा। एक ह्यूज एक मतलब होता है जैसे फैल्कन आता है एकदम छेद करके चला जाता है, वैसे ही एलिफेंट को भाई फाड़ दिया, 2 हिस्सों में फाड़ दिया और प्लॉप आवाज़ आई। पूरा एलिफेंट भाई टूट गया, एकदम कोलैप्स कर गया और एक ब्लू लाइट में बदलकर बे पवेलियन के अंदर वापस से मर्ज हो गया। बे पवेलियन के अंदर ये क्लैन के गुई मोटर शॉक में कहते हैं, कितनी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है सच में। ये एक इमोरल डेसोलेट बीस्ट है
उनका प्रोब एकदम से फ़ेल हो गया था, यानी जो उन्होंने उँगली कर दी थी ना, उनकी उँगली कट गई थी। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल अब पूरी तरह से मैच्योर हो चुका था, हेवनली क्रिस्टल से बूस्ट मिला था, उसकी रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ पूरी तरह से अवेकन हो गई थी। अब वो पहले जैसा नहीं था। हाई लोलान फेरी मियाओयन और दूसरे लोगों ने सुकून की साँस ली थी। फेरी मियाओयन कहती है, ये स्टोरी बिल्डिंग वाटर एलिफेंट नॉर्मल एशियन बीस्ट से भी वीक लगता है। हाई लोलान कहती है, इवन अगर एक रियल एशियन वाटर एलिफेंट भी होता, तो भी ये अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल के सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन फेंग युआन का चेहरा अभी भी मतलब सही नहीं था, उसके दिमाग में कैलकुलेशन चल रही थी। वो कहता है, ये एबिलिटी वाटर लाइफ रेस्ट्रिक्शन है, एक इमॉर्टल किलर मूव जो कई वाटर लाइफ फॉर्म को क्रिएट कर सकता है और उन्हें बैटल के लिए यूज़ करता है। सबसे खतरनाक बात, जब ये डेसरेट बीस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं तो उनका ब्लू लाइट वापस बे पवेलियन में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। इसका मतलब डैमेज तो ऑलमोस्ट ज़ीरो था, वो बे पवेलियन दोबारा से उससे रिक्रिएट कर देगा। यानी मैं जितनी बार मारूँ मेरा तो अटैक कुछ काम ही नहीं करेगा, वो बार-बार आते जाएँगे, मैं मारता जाऊँगा, वो आते जाएँगे, एंड में जाके मैं ही थक जाऊँगा। और सच में कुछ ही पलों में बे पवेलियन ने दोबारा से लाइट मतलब दोबारा से फेंकी और उसी लाइट से दोबारा से स्टोरी बिल्डिंग वाटर एलिफेंट कंडेंस होके सामने आ गया। सब के सब वही एकदम वैसा ही था, एकदम हूबहू वैसा ही था। 7 स्टोर वही ब्लॉक थे, 7 मंजिल वाला एलिफेंट वही था। एशियन डेसर्ट बीस्ट लेवल की पावर वही थी और एकदम वैसा ही आया था और फिर से अपर स्टीम हेवनली ईगल ने उस पे चार्ज कर दिया। फेंगियोन अंदर से सोचता हुआ एकदम लाइटनिंग स्पीड से सोच रहा था। कहता है, ये वाटर लाइफ रेस्ट्रिक्शन मूव ट्रांसफॉर्मेशन पाथ और वाटर पाथ का है और लाइट पाथ इमॉर्टल गो का कॉम्बिनेशन है। इसे तोड़ना मुमकिन नहीं है। इसका पर्पस है एनिमी की बैटल स्ट्रेंथ को थका देना। मुझे इसके फ्लो से फँसना नहीं चाहिए। उसी उसी सेकंड फेंगिवा ने डिसीजन ले लिया कि उसने अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को कमांड दिया कि वो डायरेक्टली बे पवेलियन पर अटैक करे और एलिफेंट को इग्नोर कर दे। यानी एलिफेंट को मारो गोली, सबसे पहले बे पवेलियन पे अटैक करो। यानी ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। बाँस को ही तोड़ दो, बाँसुरी बनेगी ही नहीं। और साथ ही उसने कमांड दी कि शैडोसेक्ट इमॉर्टस इन 5 वाटर एलिफेंट को रोको और ईगल को सपोर्ट दो ताकि ईगल अटैक कर दे बे पवेलियन पे। और सबसे पहले हाई लोला ने रिएक्ट करा। उसने अपना राइट आर्म स्ट्रेच किया और उसके 5 फिंगर एकदम से टाइट हो गए। एक लाइट जब उसके साथ उसने एक एलिफेंट की तरफ अटैक किया, बूम आवाज़ आई। उसके फिंगर के बीच से क्रिम्सन रेड रे ऑफ लाइट निकली जो हवा को चीरते हुए बिजली की स्पीड से एलिफेंट की तरफ गई। आसमान एक पल के लिए लाल रोशनी में चमक उठा और एक और इंटेंस बैटल का शुरुआत हो गई थी ये। हाई लेवल का किलर मूव बहुत ही खतरनाक था। उसकी स्पीड देखकर लगता था जैसे हवा पीछे रह गई हो। क्रिम्सन रे एक रेड लाइटनिंग की तरह आसमान में छोड़ा गया और एक ही पल में स्टोरी बिल्डिंग वाटर एलिफेंट के सीधा जाके बीचों बीच घुस गया। एक ईयर स्प्लिटिंग क्रैक हुआ और वो ब्लू बीस्ट 1 सेकंड में ही एक्सप्लोड हो गया और सिर्फ ब्लू मिस्ट बनकर खत्म हो गया। अगले में फिर फेरी मियाओयन ने उसके शरीर पर अचानक से 2 नए पेयर ऑफ आर्म निकल आए और उसके पास अब 4 हाथ हो गए जो मतलब लोटस टाइप के स्प्रेड करने लगा, एकदम लोटस निकालने लग गए। उसके हर हाथ की उँगलियों से एक मेलोडी सी निकलने लगी, एकदम धुन सी आवाज़ निकलने लग गई। एक इनविजिबल संगीत टाइप का था, डिंग, 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 क्लैंग, क्लैंग वही आवाज़ थी जो फेंगियोन ने पहले भी फेस करी थी। उँगलियों की मूवमेंट के साथ ही एक शार्प क्रिस्टलिक वाइब्रेशन हवा में गूंज उठी और 3 वाटर एलिफेंट के आसपास ट्रांसक्युलेशन साउंड वेव फैल गईं और साउंड वेव 1 सेकंड में आती और गायब हो जाती। पर हवा जो वेव निकल रही थी ना, वो इतनी डेडली थी कि एलिफेंट राइट और लेफ्ट जो भी चार्ज कर रहे थे, सब उससे कटते हुए जा रहे थे। एकदम भाई तोपों की तरह कट गए। कुछ ही पल में 3 एलिफेंट भी कोलैप्स कर गए और ब्लू लाइट बनकर बे पवेलियन में वापस चले गए। फेंगिवन अंदर से सोचता हुआ शांत और कैलकुलेटिंग टोन में कहता है, हाई लेवल का किलर मूव क्रिम्सन रे और मियाओ फेरी मियाओ इनका ट्रम्प कार्ड वंडरस हैंड प्रोफाउंड साउंड। दोनों ही मूव पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की इनहेरिटेंस से आए हैं और अब वो दोनों मेरे अंडर सर्व कर रहे हैं। लेकिन बायनेमिंग के मूव के बारे में फेंगिवन उतना अनसर्टेन नहीं था, यानी जानता ही नहीं था। तब उसने देखा बायनेमिंग सफ़ेद रूप में थी, हाथ फोल्ड किए हुए, ड्रैगन आइस, एक कोल्ड लुक था, ब्लू ग्लेयर में चमक रही थी उसकी आंखें। उसने कोई विजिबल मूव नहीं किया लेकिन एकदम से लास्ट वाटर एलिफेंट आइस स्टैचू बन गया, पूरा ब्लू बीस्ट बन गया और एकदम सॉलिड बन गया था, एक स्कल्पचर बन गया था और फट गया। कुछ सेकंड बाद वो जो फट के क्रैक एकदम खत्म हो गया, खत्म। वो वापस उसकी लाइट बन के बे पवेलियन में चला गया और पता ही नहीं चला कि अटैक कब करा बायनेमिंग ने, कब क्या हुआ। बायनेमिंग एकदम उसकी तरफ देखते रही और ऐसे कही, हाँ, खत्म। फेंगिवान की आंखों में थोड़ा-सा फ़ोकस बदला। वो सब कुछ एनालिसिस कर रहा था, अपने कंपैरिज़न में समझने की कोशिश कर रहा था। सोच रहा था कि कैसे हो रहा है, मतलब ये क्या-क्या कर रही है, जो मेरी मतलब सबॉर्डिनेट या कंपेनियन जो भी है, क्या करना चाह रही है? इतना खतरनाक अटैक जो उसने करा था क्या ये? फेंगिवान के थॉट प्रोसेस लाइटनिंग स्पीड से चल रहे थे। हाई लेवल अलायंस ओस से बंधी थी, इसलिए उसका रिएक्शन सबसे पहले और सबसे डिसीव था। जो मियाओ-यिन थी, यानी अपनी फेरी मियाओ-यिन, बिना हेजिटेशन के अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ कर रही थी। क्लियरली वो मुझे इम्प्रेस करना चाहती थी, अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहती थी। इसलिए रही बात बायनमी की, वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट अलाई थी। उसने कोल्ड आइस मूव यूज़ किया था, फ्रीज़
फ्रीज़ कर दिया और फिर ताकि ब्लू लाइट वापस ना जा सके। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली वो जब फूट गया यानी एलिफेंट फट गया क्रैक करने के बाद, तो उसकी वो वापस ब्लू लाइट में बदल गया और अंदर चला गया। उसका दिमाग चेसबोर्ड की तरह चल रहा था, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया था। बाइनिमिंग और यिंग वुशी भाई क्या बोले, बाइनिमिंग तो अपना कर रही है, लेकिन यिंग वुशी तो क्या है यार, वो तो उसे तो लग रहा है देवदास, उस वो तो उसे पता ही नहीं दुनियादारी में क्या हो रहा है। यिंग वुशी पीछे फेंक दिया भाई उसको, उसको देखा वो पीछे लेडी व्हाइट रैबिट भी रैंक 6 पर थी। उसका चेहरा एकदम पूरा डर और घबराहट से भर गया था। फेंगयुअन कमांड टोन में कहता है, इसे लो और पीछे चले जाओ, एक सेफ डिस्टेंस पर जाना, ठीक है? और लेडी व्हाइट रैबिट को यिंग वुशी को पकड़ा दिया और चला गया वो। लेडी व्हाइट रैबिट एक तरीके से इमीडिएटली कहती है जी, और वो यिंग वुशी को लेकर पीछे हट गई। अब फेंगयुअन थोड़ा-सा आगे उड़ा और गहरी साँस ली। अगले ही पल उसके शरीर से बिल्डिंग मतलब एकदम मान लो बहुत बड़ा, बिल्डिंग जितना बड़ा ऑरा निकलने लग गया और रेड डेट इमॉर्टल एसेंस रैपिड स्पीड से कंज्यूम होने लगा। साथ ही उसने मल्टीपल इमॉर्टल को एक्टिवेट करे। रैंक 6 से चेंज फ्रॉम रैंक 7 ड्रैगन ब्रेथ, रैंक 6 ड्रैगन स्केल, रैंक 7 ड्रैगन स्ट्रेंथ और साथ ही मॉर्टल गूड, ड्रैगन हॉर्न, ड्रैगन क्लॉ, ड्रैगन आई, ड्रैगन स्केल और एक साथ बहुत सारे ट्रिगर कर दिए। फिर आवाज़ आई, इमॉर्टल किलर मूव, एशियंट स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन और सिल्वर लाइट एक एक्सप्लोजन में फेड हुई और फेंग युआन का शरीर गायब हो गया। उसकी जगह पर एक शाइनिंग सिल्वर स्वॉर्ड ड्रैगन आया, जिसका पूरा बॉडी एक रेजर शार्प ऑरा से ग्लो कर रहा था। स्वॉर्ड ड्रैगन ने एक हाउल करी, उसने अपने क्लॉ से 2 प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर बॉडीज़ पकड़ी और अपनी टेल स्विंग करी। इमॉर्टल गो स्वॉर्ड के वूश आवाज़ आई, एक फ्लैश में फेंग युआन स्वॉर्ड ड्रैगन फॉर्म में हवा में डिसअपीयर हो गया और नेक्स्ट इंस्टेंट ही उसका विज़न ब्लर हुआ और जब क्लियर हुआ तो वो सीधा बे पवेलियन के ऊपर खड़ा था। नीचे बड़ा खतरनाक सीन था। ऐसा मान लो बे पवेलियन और ठीक उसके ऊपर अपना ड्रैगन फैंगीवान। कोई हेजिटेशन नहीं था। एक प्रिसाइज़ फ्लिक में उसने दोनों प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर बॉडी को बुलेट्स की तरह नीचे फेंका। लेडी व्हाइट रैबिट और बाकी सब उसके सामने वो इमॉर्टल्स एक तरीके से ब्लास्ट हो गए और 2 ड्रीम रेलम बन गए और बे पवेलियन को कवर कर गए। यानी फेंगिवा ने पता क्या यूज़ करा था? 2 बंदों को पकड़ा जो कि ड्रीम रियलिटी वाले थे और ड्रीम वाले बंदों को पकड़ के उसने क्या करा, बे पवेलियन पे फेंक दिया। देखो कोई असर तो पड़ता नहीं क्योंकि वो फट जाते, लेकिन फटने के बाद वो बन गए ड्रीम रेलम और जैसे ड्रीम रेलम का एक पैच वहाँ पे बना, एक छोटा-सा स्मोक बना, उस स्मोक के कॉन्टैक्ट में ये था अपना पवेलियन और जैसे ही पवेलियन कॉन्टैक्ट में हुआ, भाई वो ब्लर होने लग गया, उसके अंदर प्रॉब्लम आने लग गई। वो खाने लग गया ड्रीम रेलम पवेलियन को, इसलिए दिक्कत आने लग गई थी। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल ने एक स्मार्ट ट्विस्ट लिया और ड्रीम रेलम के एरिया से तेज़ी से बाहर निकल गया और बे पवेलियन भाई क्योस में फँस गया था। बे पवेलियन के अंदर क्योस मच गया था। ये क्लैन के गुई मटर चिल्लाने लगा, "ये क्या? ड्रीम रेलम कहाँ से आ गया?" बे पवेलियन ड्रीम रेलम को रेसिस्ट नहीं कर सकता। अगर ये अंदर घुस गया तो पूरा इमॉर्टल गू हाउस ही भाई करोड कर जाएगा, फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। बे पवेलियन ब्रेक डाउन हो जाएगा। और आसमान में सिल्वर स्वॉर्ड ड्रैगन फेंगिवान एक कोल्ड स्माइल के साथ हँस रहा था। उसकी आँखों में रिफ्लेक्शन था, एक डूबता हुआ बे पवेलियन और जीतने वाला फेंगिवान डीमन एक तरीके से। अब आगे देखते हैं, इवन हेवन ओवरसिंग टावर जिसे रैंक 9 फेट इमॉर्टल गू भी उसके अंदर था, वो तक इमॉर्टल गू हाउस ने ड्रीम रेलम में गिरकर कोरोड होने लग गई थी, ऐसा मान लो खराब होने लग गया था। जायंट ड्रीम रेलम के बैटल के दौरान ड्यूक लॉन्ग ने खुद ट्राई किया था। उस टाइम हेवन ओवरसिंग टावर ने अपने पैंथम स्टेट में भी फिर भी वो बच नहीं पाया था। जब एक रैंक 9 गू हाउस का ये हाल था तो कि रैंक 7 बे पवेलियन के लिए तो भाई क्या कहने की जरूरत, वो तो खराब होने ही वाला था। जैसे ही ड्रीम रेलम ने बे पवेलियन को ट्रैप किया, पूरा गू हाउस स्लोली ब्रेक डाउन होने लगा, वॉल्स क्रैक होने लगी और अंदर से ये क्लैन के गू इमॉर्टल ने महसूस किया कि उन्होंने अपने कई गू बॉम्ब को कंट्रोल खो दिया है। ये सीन उनके लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा शॉक वाला था। उन्होंने बिना एक सेकंड वेस्ट करे तुरंत ही अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव एक्टिवेट करा, इमॉर्टल किलर मूव बाउंडलेस सी एंड स्काई। बे पवेलियन एक ज़ोरदार एकदम भाई एकदम कुछ मचाते एकदम कुछ ऐसा लगा कि कुछ रोशनी सी फैली हो। एक दार्जिलिंग ब्लू लाइट से चमक उठी और लेकिन वो ब्लू लाइट ड्रीम रेलम को पियर्स नहीं कर पाई, यानी ड्रीम रेलम में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ड्रीम रेलम ने उस बबल को एक तरह से अंदर ही पकड़ लिया। फिर भी वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया और नेक्स्ट मोमेंट पूरा बे पवेलियन इंस्टेंट टेलीपोर्ट होकर गायब हो गया और एक ही ब्लिंक में वो 7000 लीग दूर बिल्कुल एक अलग ही एरिया में पहुंच गया। बैटलफील्ड अब सिर्फ ब्लू स्मोक में बच गया था, यानी ये लोग यहाँ से भाग गए थे। बे पवेलियन अब एक रुइन बन चुका था, एक उसकी जो ग्लोरियस शाइन थी गायब हो गई थी, वॉल्स एकदम भाई जली हुई थी, टाइल्स टूटी हुई थी, लेकिन अंदर की ये क्लैन गो इमॉर्टल जिंदा थे। सबके साथ एकदम बहुत गंदा सीन हुआ था, अब सब गहरी सांस ले रहे थे। कुछ के कपड़े एकदम पसीने में भीग चुके थे। ये क्लैन का एक इमॉर्टल कहता है हम बच गए। अगर थोड़ा-सा भी डिले होता तो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो होती खराब हो जाती और ड्रीमरेलम में फँस जाते। दूसरा ये क्लैन का इमॉर्टल कहता है ये ड्रीमरेलम इतने टेरिफाइंग है भाई, इवन इमॉर्टल गो हाउस भी कुछ नहीं कर सकता इनके सामने। ये क्लैन का तीसरा इमॉर्टल कहता है अब समझ आया क्यों लोग कहते हैं कि ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वल्नरेबल सबसे पावरफुल थी। ये क्लैन इमॉर्टल
जो चौथा नंबर का था वो गुस्से में कहता है, लानत है यार, हम उन शैडो सेट के शैतानों को पकड़ नहीं पाए, वो डीमंस भाग गए। थोड़ी देर तक सबने रिलीफ का महसूस किया और खतरे और गुस्से में एकदम भाई, खतरा तो पार हो गया था, गुस्सा अभी भी अंदर भरा था, वापस जाना मुमकिन नहीं था। शैडो सेट के लोग अब तक अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल से बैठकर दूर जा चुके होंगे। उन्हें याद था कि जब बे पवेलियन ने पहली बार फेंगिवान का ट्रेस डिटेक्ट किया था तो उन्होंने उस तक पहुंचने में काफ़ी एफर्ट लगा दिया था। टेक्निकली दोनों साइड की स्ट्रेंथ कंपैरिजन में देखा जाए तो ये क्लैन के पास रैंक 7 इमॉर्टल गु हाउस था, जबकि फेंगिवान के पास एक बीस्ट था जो कि रैंक 8 अपर स्ट्रीम हेवनली ईगल था। और देखा जाए तो ये क्लैन ना स्टेबल थी। बे पवेलियन अटैक और डिफेंस दोनों कर सकता था और ईज़िली प्रोलॉन्ग्ड चेस हैंडल कर सकता था। दूसरी तरफ फेंगिवान के ग्रुप में मिसमैच्ड इमॉर्टल थे। एक तरीके से अजीब-सा क्रू था। अभी एक-दूसरे पे ज़्यादा मतलब रिलाय और कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा था एक तरीके से। और ये क्लैन के प्लान के मुताबिक अगर वो थोड़ा-सा और डिले कर लेते तो उनके रिइंफोर्समेंट आ जाते और शैडो सेट का काम खत्म हो जाता वहीं पर। लेकिन रियलिटी में सब कुछ पलट गया था। ये क्लैन ने सोचा नहीं था कि उनका मतलब वो टाइम तक बाय नहीं कर पाएँगे और फेंगिवा ने एक ही पल में उन्हें मतलब कुछ भगा ही दिया, कुछ कर ही नहीं पाए, वो टाइम तक नहीं रोक पाए। उन्होंने 2 प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर बॉडीज़ को सीधा सुसाइडल बॉम्ब बनाकर बे पवेलियन पे फेंक दिया। ये मूव इतना रूथलेस और अनएक्सपेक्टेड था कि ये क्लैन कंप्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ा गया। उन्हें जायंट ड्रेविलम को बैटल को कुछ डिटेल तो पता थे कि मतलब जायंट ड्रेविलम कितना खतरनाक होता है, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि फेंगिवान इतना विशियस दिखाएगा, अपने ही एलाइज़ को सैक्रिफाइस करके ऐसे फेंक देगा। मतलब है तो वो बेकार की कैनन फोडर, लेकिन फेंक दिया वही बड़ी बात थी ना इसलिए। और उसके बाद फेंगिवान का एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तो भाई एक नाइटमेयर ब्लर बन गया था। उसके ट्रांसफॉर्मेशन पाथ दावमार्क पूरे स्वॉर्ड पाथ दावमार्क में बदल गए थे और जब उसने स्वॉर्ड आइब्रोस इमॉर्टल गू और स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू और स्वॉर्ड ड्रैगन एक तरीके से कंबाइन करके स्टार्ट करा तो भाई एकदम स्पीड में स्वॉर्ड ड्रैगन बनकर उनकी तरफ आया था। एक अनबिलीवेबल ब्रस्ट, एक वेलोसिटी आ गई थी। वो एक स्ट्रीक ऑफ लाइट सिल्वर बन गया था। जब तक ये क्लैन समझते, बे पवेलियन पर ड्रीम रेलम गिर चुका था और एक ही पल में फेंगिवा ने पूरा बैटलफील्ड रीराइट कर दिया था। विशियस, अनप्रेडिक्ट और अनस्टॉपेबल बंदा था। यही शब्द अब ये क्लैन के गोई मॉडल की ज़ुबान पर घूम रहे थे फेंगिवान के लिए। और आसमान में दूर कहीं एक सिल्वर स्वॉर्ड ड्रैगन ड्रीम मिस्ट में खो गया था। उसके पीछे छोड़ गया था बस एक टूटा हुआ बे पवेलियन, एक लेजेंड का नया चैप्टर। लेकिन एक बात यहाँ पे थी, अगर मान लो फेंगिवन अपनी ओरिजिनल बॉडी में होता, सिर्फ स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू का यूज़ करता और 2 बंदों को उठाता जो कि ड्रीम रेलम वाले बंदे थे, उनको उठा के अगर उसकी तरफ फेंकता और वो फट के ड्रीम रेलम बन भी जाते, तो भी ये फटने और फेंकने से पहले ही ना वो लोग नोटिस कर लेते ये क्लैन के और वो रिएक्ट कर लेते। लेकिन जब उसने स्वॉर्ड ड्रैगन का ट्रांसफॉर्मेशन लिया यानी एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्म यूज़ किया, तो स्पीड उस जो स्पीड थी ना भाई वो बियॉन्ड ऑफ लॉजिक बन गई थी। बे पवेलियन के अंदर सब ये क्लैन के गू इमॉर्टल के चेहरे एकदम उतरे हुए थे। उनके पास एक रैंक 7 इमॉर्टल गु हाउस था, फिर भी फेंगिवन जैसे डीमन ने उन्हें ठोक डाला वहीं पर। अब बे पवेलियन एक तरीके से रुइन बन गया था, एक खंडर टाइप का। और सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे किस चीज़ का हुआ? इज़्ज़त का हुआ, क्योंकि भाई रैंक 7 का बे पवेलियन और इतने सारे इमॉर्टल पकड़ नहीं पाए फेंगिवन को। उन्होंने पहले ही अपनी विक्ट्री चेस की खबर साउथर्न बॉर्डर के राइटेस्ट पाथ इमॉर्टल को भेज दिया था कि हम उसका पीछा कर रहे हैं, हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। और अब जब वो लोग वहाँ पे पहुँचे तो ये क्लैन भाई क्या बोले, वो तो पीछे हटना पड़ गया ये क्लैन को और भाई फेंगिवाना ने भगा दिया। और मान लो वो पीछे जाएँगे तो वो क्या जवाब देंगे? कैसे फेस करेंगे उन लोगों को? कैसे बताएँगे कि फेंगिवान भाग गया, कि उनके साथ एक मतलब इमॉर्टल गु हाउस था फिर भी वो भाग पाया? बे पवेलियन के अंदर एक डेड साइलेंस छा गई थी। कुछ मिनट बाद फाइनली उनके लीडर ने बोला, ये क्लैन लीडर सीरियस टोन में कहता है, जल्दी से बे पवेलियन रिपेयर करो। हम ड्रीम रेलम में गए थे लेकिन इमॉर्टल गु हाउस सेफ है। जो स्पेयर मॉर्टल गु हैं साथ लाए हैं ना वो सारे यूज़ करो और हम बे पवेलियन को कुछ मिनट बाद रिस्टोर कर लेंगे। उसने फिर से एक गहरी सांस ली और कहा, एनिमी बहुत पावरफुल है। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को इस लेवल तक कंट्रोल करना ये कोई आम काम नहीं था। और सबसे खतरनाक बात, वो अपने ही लोगों को मारने में भी एक पल भी झिझकिचाया नहीं और सीधा मतलब बेरहमी से फेंक दिया। दूसरे इमॉर्टल ने हाँ में हाँ मिलाई। ये क्लैन इमॉर्टल कहते हैं, हमने पूरी कोशिश की थी लेकिन ड्रीम रेलम के सामने कोई टिक नहीं सकता। मैं चाहता था उन ड्रीम रेलम के साथ मर जाऊँ। मतलब लेकिन बड़े पिक्चर के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन था, अपने आप को बचाना। अगर हम वहाँ मर जाते उसको पकड़ने के चक्कर में तो दिक्कत हो जाती है और क्या पता वो भाग जाता। और भागना और बाकी राइटर्स इमॉर्टल को वार्निंग देना, यही हमारे लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन था। हम पीछे हट गए। लीडर के ये वर्ड सुन के सबको थोड़ा-सा बहुत मतलब सेल्फ वो थोड़ा-सा रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ठीक है, अरे मतलब ना दिलासा दिया लीडर ने सबको कि अरे कोई नहीं, हम पीछे हट गए, कोई बात नहीं। एक तरीके से हमें एक विक्ट्री वाला मोराल मिल गया था। फिर ये क्लैन के लीडर ने अपनी कम्युनिकेशन को एक्टिवेट किया और वू योंग और बाकी साउथर्न बॉर्डर राइटर्स पाथ इमॉर्टल को मैसेज भेजा। अगले ही पल रिस्पॉन्स की एक फ्लड आ गई। क्या ये क्लैन हार गया? उसके पास बे पवेलियन था फिर भी वो हार गया। तीसरा बंदा कहता, हाँ, 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 देखो एक्सक्यूज़ सुनो भाई इसका, ये क्लैन अपने पवेलियन के साथ गया था फिर भी कुछ नहीं कर पाया, बहाने मार रहा है। लेकिन उनके बीच कुछ लोग एक तरीके से प्रैक्टिकल थे। उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात पे ध्यान दिया।
तो अब हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल और एक एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब सुनते ही बाकी राइटर्स पाथ इमॉर्टल ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक ही नाम सबके दिमाग में आया, लिू गुआंगी, क्योंकि स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन लिू गुआंगी ही करता था। बंदे कहते हैं ल्यू गुआंगी, वो भी एक डेमोनिक पाथ इमॉर्टल है जो एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेट करता है। क्या हो सकता है कि वो शेडो सेट का ही मेंबर हो? दूसरा इमॉर्टल कहता है ज़रूरी नहीं, एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन एक किलर मूव है, कोई भी यूज़ कर सकता है। और रिवर्स फ्लो रिवर बैटल में तो ली गुआंगी ने शेडो सेट के खिलाफ लड़ाई की थी। तीसरा इमॉर्टल कहता है पर ली गुआंगी तो नॉर्थर्न प्लेन्स का है और ये बंदा तो साउथर्न बॉर्डर का ऑरा लेके आया था ना, तो हो ही नहीं सकता, ये ली गुआंगी नहीं होगा। चौथा इमॉर्टल कहता है वो कोई सॉलिड प्रूफ थोड़ी ना है, अगर वो साइड सेट का मेंबर है तो ऑरा कंसील करने के मूव तो उसके पास होंगे ही, जैसे वूक्लन के पास एक किलर मूव है जो किसी भी रीजन के ऑरा को सिमुलेट कर सकता है। इतना कहकर सबने अपनी नज़र वू योंग पर डाली थी। वू योंग सीरियस और ग्रिम टोन में कहता है, चाहे वो बंदा ली गुआंगी हो या कोई और, मुझे उसकी परवाह नहीं। उसकी आंखें एकदम चमक उठी थी। और वुयोंग जो था ना भाई, उसका तो भाई पूरा मूड ही खराब था। वुयोंग ने एक बात कही, सबसे पहले मुझे अपने भाई वू यीहे को ढूँढना है। कौन है जो मेरे साथ सड़सठ का पीछा करेगा? और पूरा मूड खराब हो गया था वुयोंग का। उसकी आवाज़ पूरे बैटलफ़ील्ड में गूंज उठी थी। एकदम कमांडिंग टोन में उसने चिल्लाकर बोला था कि कौन चलेगा मेरे साथ सड़सठ का पीछा करने के लिए? राइटियस पाथ का एक इमॉर्टल कहता है, लॉर्ड वुयोंग इतने दिलदार हैं, अपने भाई के लिए इतने मतलब चिंता में हैं, ये देखकर तो भाई दिल भर आया। दूसरा राइट इस बात का बोलता है हम चलेंगे। तीसरा बोलता है मैं भी लॉर्ड वुयोंग को डिवाइन माइट देखना चाहता हूँ, मैं भी चलूँगा उनके साथ। एक के बाद एक सब वुयोंग के साथ चलने के लिए मतलब आ गए कि चलो हम चलेंगे। और उनके दिल में रिस्पेक्ट थी क्योंकि पर्पल ब्लड रिवर फॉर्मेशन के बैटल में वुयोंग जो परफ़ॉर्म किया था, भाई उसकी कहानी साउथर्न बॉर्डर में हर इमॉर्टल ने मतलब सुन ली थी कि भाई कैसे बच के आया है, कैसे ताई क्लैन के बंदे और ची क्लैन के बंदे को बचा के वुयोंग लाया था यहाँ पे, उस फॉर्मेशन के अंदर से। और अब ताई मियाशन के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन तेज़ गति से मतलब फैल गई थी। हर जगह हर किसी के पास पहुँच गई थी, हर रीजन में फैल गई थी कि भाई वुयोंग कितना खतरनाक है। आसमान के नीचे राइटियस पाथ के फोर्सेस एक नई चेज़ के लिए तैयार हो रहे थे। दूर आसमान में फेंगिमस स्वॉर्ड ड्रैगन की एक स्ट्रीक ऑफ लाइट में था और दूर चला जा रहा था एक डेमोनिक लेजेंड जो हर बार जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था। अपनी कहानी और ज़्यादा खतरनाक लिखता जा रहा था और फेंगिवान इसी स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि वुयोंग फेंगिवान को नहीं, वू यीहे को ढूँढने आ रहा है।